मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, तो हौसलों से उड़ान होती है। तो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस नए सेशन में, CSIR नेट अचीवर्स के इस न्यू सेशन में। और आज हमसे मिलने आए हैं प्रियंका, कि जो हमारे CSIR नेट के अचीवर्स है। इस बार का CSIR एग्जाम प्रियंका ने बहुत अच्छे रैंक से क्वालिफाई किया है। तो सबसे पहले सारे स्टूडेंट एंड पूरे IFS फैमिली की तरफ से प्रियंका, आपका आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। एंड हमारे सारे स्टूडेंट एंड पूरे IFS फैमिली की तरफ से प्रियंका, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो ये आपके अचीवमेंट के लिए। एंड हम बहुत खुश है कि प्रियंका हमारी IFS जोधपुर की क्लासरूम की स्टूडेंट है एंड प्रियंका का इतना अच्छा रिजल्ट आया। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराता हूं कि प्रियंका चौधरी। प्रियंका ने MSc माइक्रोबायोलॉजी से की है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, और जैसे MSc कंप्लीट हुई प्रियंका ने CSIR एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। IFS क्लासरूम कोचिंग से प्रिपरेशन किया। प्रियंका ने बहुत मेहनत की, बहुत हार्डवर्क किया है, अच्छे से सारे कंसेप्ट को लर्न किया है, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए, डिफरेंट एग्जाम्स के भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए, एंड उसके बाद में प्रियंका का इतना अच्छा रिजल्ट आया। तो हम बहुत खुश है। तो सबसे पहले प्रियंका, हमारे सारे स्टूडेंट का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि जब हम MSc करते तो MSc में जैसे आपका माइक्रोबायोलॉजी था, और माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस अलग है, और CSIR में तो कंप्लीट लाइफ साइंस पूछा जाता है। जी सर। तो लाइफ साइंस में तो सारे टॉपिक्स आते हैं, बायोकेमिस्ट्री से मेथड्स इन बायोलॉजी तक, एप्टीट्यूड भी आता है। तो CSIR का सिलेबस देखने के बाद आपको डर नहीं लगा था? जी क्योंकि सर। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट को तो सिलेबस देख के फीवर आते है, चक्कर आ जाती है। हाँ? जी सर, डर मुझे भी लगा था जब मैंने पहली बार सिलेबस देखा था MSc के बाद में ही। तो मुझे लगा था मैं बॉटनी और जूलॉजी तो नहीं कर पाऊंगी, बाकी सब तो थोड़ा थोड़ा मैच होता था। लेकिन फिर है ना, रिविजन्स हुए, बार बार नोट्स पढ़े, क्वेश्चन प्रैक्टिस की। हाँ। तो फिर उससे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए थे। तो यस, मतलब आप देखिए, सिलेबस देख के डरना नहीं है, क्योंकि हम धीरे धीरे अगर आप टॉपिक का प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो, एक एक टॉपिक से पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो ये जर्नी बहुत ब्यूटीफुल है। आप लोग बहुत एंजॉय करोगे, एंड लाइफ साइंस के हर एक टॉपिक आपका फेवरेट बन जाएगा। एंड उसके साथ साथ ही आपको सारे कंसेप्ट लर्न होंगे, तो आपको और मजा आएगा कि कितने, मतलब सारे कंसेप्ट कितने लिंक है। करेक्ट। तो जैसे मतलब पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना हम, तभी हमें समझ में आता है कि कितने सिंपल सिंपल सारे कंसेप्ट है, और कितने अच्छे से आप हर एक एग्जाम्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। वैसे प्रियंका, बहुत बार हम ये देखते हैं कि जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो ना, तो प्रिपरेशन स्टार्ट करते समय सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि आप कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना, और उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। तो आपने ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी यूज की थी कि जिसका आपको फाइनल एग्जाम में इतना अच्छा बेनिफिट मिला कि आपका सिलेक्शन हो गया? सर, स्ट्रेटजी तो ऐसी कुछ भी नहीं थी, बस क्लासेस मैंने पूरी रेगुलरली अटेंड की थी। और उसके बाद में जो जिस दिन पढ़ाया उसी दिन उसको रिवीजन किया, उसके क्वेश्चंस लगाए, फिर जो डाउट्स थे वो डाउट पूछे। तो ऐसे ऐसे करके मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते गए। यस, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी प्रियंका की। और देखिए कितने इम्पोर्टेंट है कि आपको मतलब स्ट्रेटेजी में क्या यूज करना है। जैसे टीचर्स आपको बताते हैं वही आपको करना है, क्लासेस को कंसिस्टेंटली करना, क्लासेस को अच्छे से अटेंड करना, सारे नोट्स को लिखना, सारे नोट्स के पॉइंट्स को रिवाइज करना, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, और जहाँ पे डाउट्स आते हैं वहां पे डाउट्स पूछना। इसी से आपका एग्जाम का सिलेक्शन होता है। और वैसे प्रियंका, हम ये देखते हैं ना कि बहुत बार कि एग्जाम्स में MCQ MSQ क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपके पास बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपका क्वेश्चन को एनालिसिस आपका बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो आपने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया, आपने उसकी प्रैक्टिस कैसे की? सर, मैंने PYQ सॉल्व किए थे सबसे पहले। और पहले पहले तो होता था मुझे क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता था। तो उसको मुझे 3 से 4 बार रीड करना पड़ता था। उसके बाद में मुझे थोड़ा उसका कॉन्सेप्ट पता चलता था। कोई कोई क्वेश्चन तो एक वर्ड से ही पता चल जाते हैं, और किसी को पूरा पढ़ना पड़ता है जो लेंथी क्वेश्चंस होते हैं। तो फिर उनको बार बार प्रैक्टिस करके ही सॉल्व किया जा सकता है, ऐसे एक बार से तो नहीं कर सकते हम लोग। यस, तो मतलब कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस की थी क्वेश्चंस जी की। सर।
और क्या CSR के क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि या बाकी के एग्जाम्स के भी किए थे? नहीं, मैंने CSR के भी किए थे, DBT के भी किए थे, बार के वाओ। भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो गेट के भी किए थे। वाओ। तो देखिए ये एक मतलब स्ट्रेटजी जो होती है वो इस तरह से होनी चाहिए कि आप जब एग्जाम्स को प्रिपेयर करें तो सभी एग्जाम्स में ये देखें कि क्या क्या पूछा गया है, जी सर। ताकि आपको एक आइडिया आ जाता है कि मुझे टॉपिक कितने डेप्थ तक आना चाहिए, कौन से कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये हमें क्वेश्चन से ही पता चलता है। और ऐसा कहते हैं ना कि जो CSR हो या गेट हो या आप DBT बार को, उन सब की आत्मा तो क्वेश्चन ही है ना उनके, जो एग्जाम में आए हुए तो क्वेश्चन ही होते हैं जो आपको बहुत कुछ बताते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताते हैं, कंसेप्ट बताते हैं, और आपको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, डूज और डोंट्स क्वेश्चन से ही समझ में आता है। इसलिए आपको सभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। जी सर। वैसे प्रियंका हम ये देखते हैं ना कि जब आप क्लास में पढ़ते हो तो क्लास में तो कंसेप्ट बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड होता है जी। हमारे सारे स्टूडेंट को कंसेप्ट बहुत अच्छे से आते हैं, सब रटे हुए कंसेप्ट है एकदम, पर क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ तो क्वेश्चन समझ में नहीं आता, क्वेश्चन फिर एनालिसिस नहीं होता और क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो फिर आंखों में पानी आ जाता है, रोना आ जाता है। जी सर। और कुछ लोग तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते और बाद में छोड़ देते क्योंकि गलत हो रहे। तो क्या ये आपके साथ भी हुआ था जब स्टार्ट किया था आपने प्रिपरेशन? जी सर, मेरे साथ भी हुआ था। मेरे तो आधे 50% क्वेश्चन गलत हो जाते थे शुरुआत के, लेकिन फिर मुझे जब सेकंड राउंड में उनको करती थी तब वो और सॉल्व हो जाते थे, फिर 25 रहते थे, ऐसे ऐसे करके फिर 2-3 ऐसे डाउट रहते थे जो मुझसे नहीं होते थे। फिर उनका वही है कि हम एनालिसिस करें उनको, उसमें कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, क्या वर्ड मिस हो रहा है, या फिर नहीं समझ में आया तो फिर टीचर से पूछो। बस यही किया था मैंने। ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि क्वेश्चंस को एनालिसिस करना तो आपको पेपर पे एनालिसिस करना पड़ेगा। पहली चीज, आप क्वेश्चन को क्वेश्चन पे मत पढ़ो, उसको पेपर पे एनालिसिस करो। दूसरी, क्वेश्चन को डिकोड करते समय उसमें फ्रेजेस देखो कि लिखा क्या है, एक्चुअल क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। और तीसरा, अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर भी तो हेल्प लो, जी सर, डाउट्स पूछो ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि क्वेश्चंस में क्या होता है कुछ चीजें ऐसी पूछी जाती है जो गैप्स होते, अगर आपको पता है तो ही आप वो सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो फिर आपको हेल्प लेके ही फिर आप टीचर्स से अगर पूछेंगे तो वो आपको बता सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है, जी सर, छोड़ना नहीं है, मतलब रुकना नहीं है, कंटिन्यूअसली करते रहना है। इवन गलत होने दो, पहले गलत ज्यादा होते लेकिन बार 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 प्रैक्टिस से आप मास्टर बनते हो और बाद में क्वेश्चन सही हो जाते हैं। यही हुआ होगा? यस सर, यस। और प्रियंका, जैसे हम ये देखते हैं कि जो CSR एग्जाम होता है उसमें हमारा पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी होता है जी, जो कि पूछा जाता है। तो आपको मतलब सबसे सिंपल पार्ट कौन सा लगता है? सर एप्टीट्यूड पार्ट ए। पार्ट ए एप्टीट्यूड सिंपल लगता है? जी सर। तो इसका क्या रीजन क्या है? क्योंकि हमारे बच्चे तो एप्टीट्यूड से डरते हैं। सर मुझे थोड़ा मैथ्स में इंटरेस्ट था शुरुआत से ही। हाँ। और फिर जब मुझे ये पढ़ने का मौका मिला, हाँ। तो फिर वो एक मेरा इंटरेस्ट भी आता था। मैं हाँ। खाली टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करती रहती हाँ। थी। तो फिर जब सारे टाइप के क्वेश्चन ही सॉल्व कर लिए तो एग्जाम में आप कोई भी कैसा भी पूछ ले, उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। यस। तो प्रैक्टिस बहुत की थी एप्टीट्यूड की, तो इसलिए एप्टीट्यूड, और एप्टीट्यूड ऐसा है ना कि जिसमें आपका अगर क्वेश्चन, एक तो आपको पता ही चल जाता है कि मुझे आता है और आपने सॉल्व किया तो उसके 100% मार्क्स मिलते हैं, गलत होने के चांसेस बहुत कम है। एंड इसलिए एप्टीट्यूड करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। और एप्टीट्यूड का रिजल्ट में कितना बेनिफिट है? एप्टीट्यूड का रिजल्ट में बहुत बेनिफिट है। मेरा सिलेक्शन एप्टीट्यूड की वजह से ही हुआ है कहीं ना कहीं। क्योंकि एप्टीट्यूड का एक वो पॉइंट होता है कि ना, या तो क्वेश्चन सही आएगा, हाँ, या फिर आएगा ही नहीं। हाँ, तो वो ऑप्शंस में ही नहीं होगा उसका। वही तो ना, फिर तो गलत होने का तो चांस नहीं है, गलत बहुत कम चांसेस है। हाँ। और दूसरा, सिलेक्शन में सबसे मेजर एप्टीट्यूड आता है कि आपका सिलेक्शन में या रैंक में आपका रिजल्ट जो आता है जेआरएफ, इसलिए एप्टीट्यूड सबको करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे बोलते हैं सर हम एप्टीट्यूड नहीं करें तो चलेगा क्या, हमें नहीं आता है, हम बी और सी पार्ट करें सिर्फ तो चलेगा क्या? तो ऐसा नहीं है, आपको एप्टीट्यूड भी करना चाहिए क्योंकि एप्टीट्यूड का बहुत बेनिफिट होता है फाइनल एग्जाम्स के रिजल्ट्स में। वैसे प्रियंका, हम ये देखते हैं कि हमारे CSR में तो बायोकेमिस्ट्री से लेके मेथड्स इन बायोलॉजी तक 13 यूनिट से। जी सर। तो बहुत सारे स्टूडेंट हमें ये पूछते, बार बार पूछते कि सर हम 4 यूनिट करें, 6 यूनिट करें, 8 यूनिट करें। अभी बहुत कम स्टूडेंट है कि ऐसे 10 यूनिट 11 यूनिट बोलते हैं बाकी तो 5-6 पे अटक जाते हैं कि सर इतना करें तो सफिशिएंट है क्या जेआरएफ के लिए? तो अब आप ही बताना कि कितने करने चाहिए।
नहीं, 5-6 यूनिट से कुछ नहीं होता है। जब हम एक यूनिट पढ़ते हैं 100% अपना 100% देते हैं तो वो हमको 60% आती है और उसको हम 50% ही कर पाते हैं एग्जाम में। तो फिर ये तो करना बेवकूफ़ी होगी कि तुम 5-6 यूनिट करके बैठ जाओ। सारी तुम्हें पढ़नी पड़ेगी और उसके बाद में तुम्हें वो आधी यूनिट्स आएगी। तो फिर तो मतलब एक तो हम कितना भी प्रिपेयर करें हमें पूरा यूनिट कभी नहीं आता है 100%। जी और जो भी आएगा उसमें भी जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वो डिसाइड करेंगे कि आप उसमें से कितना सॉल्व करोगे। जी सर। इसलिए आप जितना ज्यादा प्रिपेयर करोगे उतना आपका बेनिफिट है। जी और मोस्टली हम देखते हैं कि 10-11 यूनिट तो आपको अच्छे से आनी चाहिए कि जिससे आपके एटलीस्ट 25 क्वेश्चन जो सी पार्ट में वो अच्छे से टारगेट हो, एक्यूरेट टारगेट हो, एंड बी पार्ट में भी आपके अच्छे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इसलिए आपको जितना करना है उतना करना है। दूसरा एक सबसे सिंपल कि आप सारे टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करो। जी ये सबसे बेस्ट वे है। जितने PYQ आए हुए, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए, उतने भी टॉपिक्स आपने बहुत अच्छे से किए तो भी आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट होगा। जी सर। अच्छा प्रियंका, हम ये देखते हैं कि जब आप रिविजन्स करते हैं, प्रिपरेशंस करते हैं तो क्लास में तो बहुत अच्छे से समझ में आता है, नोट्स भी बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। तो उसके बाद में जैसे IFS में तो संडे टेस्ट होते हैं और वो संडे टेस्ट का क्या आपको फाइनल एग्जाम में बेनिफिट मिला था? जी सर, मुझे संडे टेस्ट का बहुत बेनिफिट मिला था क्योंकि संडे टेस्ट से मुझे क्वेश्चन रीड करना, उसको समझना, उसको सॉल्व करना, एक फ्लो चार्ट बना के फिर वो लेंदी क्वेश्चन सॉल्व करना, एनालिटिकल क्वेश्चंस को कैसे करना है, ये सब कुछ मुझे संडे टेस्ट से ही समझ में आया। तो एक्चुअल कॉन्फिडेंस जो बिल्ड होता है और क्वेश्चंस के ऊपर जो अपनी कमांड आती है, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन जो बेटर होता है वो संडे टेस्ट से होता है। जी सर। और संडे टेस्ट के साथ मॉक टेस्ट है, और मॉक टेस्ट, क्या मॉक टेस्ट का भी बेनिफिट हुआ आपको फाइनल एग्जाम में? जी सर, मॉक टेस्ट का भी बेनिफिट हुआ। टाइम मैनेजमेंट जो हम 2.5 घंटे में करते थे तो वो पता चलता था ना कि मतलब आगे वो 3 घंटे में भी हो ना हो उसका कुछ वो भरोसा नहीं है। तो 2.5 घंटे में उसको टाइम को मैनेज किया तब जाके 3 घंटे का टाइम मैनेज हुआ मेरे से। तो संडे टेस्ट 2.5 घंटे में सॉल्व करते थे ताकि CSR में 3 घंटे में हमारा पेपर हो जाए। जी ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि संडे टेस्ट में बहुत मेहनत किए, सी पार्ट में हर बार ये ट्राई करना कि 25 करेक्ट आए। जी सर। और फिर भी ऐसा कभी होता है कि 1-1, 2-2, 3-3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं जी सर। अपने सिली मिस्टेक की वजह से, या कभी क्वेश्चन कोई गलत रीड कर दिया। इसलिए आपको भी ये ट्राई करना चाहिए कि कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस संडे टेस्ट एंड संडे टेस्ट से सेल्फ एनालिसिस। और जितना आप ज्यादा खुद को एनालिसिस करोगे, मिस्टेक्स को करेक्ट करोगे, उतना बेटर होगा आपका रिजल्ट जो है वो इतना अच्छा फिर आता है। वैसे प्रियंका, हम ये देखते हैं कि जब भी आप प्रिपरेशन करते हो तो प्रिपरेशन करते समय टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप कंसेप्ट हो तो ही आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आपने जो अंडरस्टैंडिंग की थी, बेसिक कंसेप्ट्स का अंडरस्टैंडिंग, तो क्या आपने नोट्स प्रिपेयर किए थे? क्या आपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए थे? किस तरह से किया था? जी सर, मैंने नोट्स भी बनाए थे और लास्ट के जो हमें 2 महीने एक्स्ट्रा मिले थे उसमें मैंने ना शॉर्ट नोट्स बनाए थे। वो आज भी पेजेस मेरे पास रखे पड़े हैं। तो वो एक एक चीज वो इम्पोर्टेंट उसके अंदर लिख के फिर उसको हाईलाइट करके फिर उससे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। हाँ, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और लास्ट मोमेंट पे वो नोट्स पढ़ने के बाद बहुत कॉन्फिडेंस भी आता है। जी सर। फास्ट रिविजन होता है और अच्छा लगता है कि मैंने अच्छे हुआ एक नोट्स बनाए ताकि हमारे फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छे से रिविजन हुई। वैसे प्रियंका, बहुत बार हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई करते समय, क्योंकि पढ़ाई तो डेली करनी है, कंसिस्टेंटली करनी है, पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि माइंड निगेटिविटी से भर जाता है, बहुत निगेटिविटी आती है और हम भी इतना सोचते हैं, ओवर थिंकिंग होता है, तो निगेटिविटी की वजह से पढ़ाई नहीं होता। जी। तो क्या ये आपके साथ भी होता था ऐसे? जी सर, मेरे में भी ऐसा बहुत बार हुआ था कि मेरे को बहुत नेगेटिविटी आ रही है। लास्ट में जाते जाते मेरे संडे टेस्ट के मार्क्स थोड़े कम हो गए थे। तो मुझे उससे थोड़ा डिप्रेस सा फील होता था। ये सोचती थी मैं कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, मैं बहुत मेहनत करती थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी, तो वो भी हुआ था। लेकिन फिर मेन एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाई, उसी वजह से ये पता चली कि मुझे क्या गलतियां नहीं करनी है मेन एग्जाम में। तो ये जो एग्जाम हुआ था CSR का, आपने वो कौन सी शिफ्ट में दिया था? मॉर्निंग शिफ्ट में। मॉर्निंग शिफ्ट में। और पेपर का लेवल कैसे था? मतलब पेपर का लेवल मॉडरेट था, मतलब थोड़ा सी पार्ट मेरे को थोड़ा टफ लगा था मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन बाकी मॉडरेट था। हाँ, मॉडरेट पेपर था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, देखिए पेपर तो हमेशा मॉडरेट लेवल पे ही आते हैं, लेकिन सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन करना आना चाहिए। चाहे पेपर डिफिकल्ट क्यों ना हो, लेकिन अपने अपने क्वेश्चन ढूंढना और उनको सिलेक्ट करना, वो अगर आता है तो फिर आपका JRF कंफर्म है, आपका JRF होगा ही होगा।
जी वैसे हम ये देखते हैं प्रियंका कि जब आप प्रिपरेशन करते हो ना, तो प्रिपरेशन में टाइम बहुत क्रिटिकल फैक्टर है, जी सर। और समय के पास इतना समय नहीं है कि जो आपको और समय दे सके। जी सर। ऑलरेडी समय लिमिटेड है, और उसमें हमें प्रिपरेशन करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो क्या आपने समय को मैनेज करने के लिए टाइम मैनेजमेंट किया था, जी या सर। टाइम टेबल प्रिपेयर किया था? जी सर, टाइम टेबल तो प्रिपेयर किया था, हाँ। लेकिन मैं उसको ज़्यादा दिन तक फॉलो नहीं कर पाई थी। मतलब हम सब की तरह ही है प्रियंका भी, कि टाइम टेबल बना दिए, बस फॉलो हुए नहीं है। जी सर, सर से भी बनवा के लेके गई थी एक टाइम हाँ। टेबल, लेकिन कुछ दिन उस पे चली, फिर नहीं हुआ। फिर ऐसा हो रहा कि सेल बायो पढ़ रही हूँ, लेकिन अब मन नहीं कर रहा, चलो उसको हाँ। छोड़ो, बायोकेमिस्ट्री शुरू करते हैं। हाँ। वैसे वाला बहुत बार होता है, लेकिन ठीक है, चलता है वो तो। आधे आधे मतलब माइंड स्विच हो जाता है, क्या ये नहीं, ये इंपॉर्टेंट है तो ये पढ़ ले, तो जी इस तरह से ऐसे ही सारे टॉपिक आधे 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 प्रिपेयर किए थे। तो सब हमारी तरह ही, मतलब कि जब टाइम मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट ये होता है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, जी एंड कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। एक्चुअल सीक्रेट कंसिस्टेंसी है एंड हार्ड वर्क, कि आप कितना हार्ड वर्क करते हो। इसलिए कंसिस्टेंसी के लिए टाइम टेबल बना सकते हैं, लेकिन ये याद रखना कि अगर नहीं होता है, सपोज एक दो दिन टाइम टेबल नहीं फॉलो हुआ, तो उसका कोई नाराज नहीं होना है, हाँ? ज्यादा इमोशनल भी नहीं होना है, क्योंकि ये नेचुरल है, हमारी ये टेंडेंसी होती है, हमारा माइंड कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है, कभी पढ़ाई होगा, कभी नहीं होगा, हाँ? तो दोनों सिचुएशंस को अपने को संभाल के लेने, और ज्यादा टेंशन भी नहीं लेना है। वैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट का होता है कि जब हम एग्जाम में बैठते हैं, तो एग्जाम में बैठने के बाद पढ़ाई तो सब करके गए, जी इतना सारा पढ़ाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, तो एग्जाम शुरू होने से पहले बहुत टेंशन आता है, बहुत। एकदम डर लगता है। एक तो मम्मी पापा की सारी बातें याद आ जाती है, बाकी लोगों की बातें याद आ जाती है, हाँ? हमारी भी बातें याद आ जाती है कि हमने क्या बोला था, जी और एग्जाम होने वाला है। तो ये जो डर है, क्या ये आपको भी आया था, और आपने कैसे मैनेज किया? जी सर, डर मुझे लगा था। मैं एक नोटबुक साथ में लेके गई थी, हाँ। तो मैं बाहर सेंटर के बाहर खड़ी होकर भी उसके पन्ने पलट रही हूँ, क्या पता इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए, कुछ छूट गए, जैसे अमीनो एसिड मेरे को याद नहीं होते, हाँ। तो मैं उसको रट रही हूँ वहाँ पे बाहर खड़ी होकर, ऐसे बहुत टेंशन हो रही है, नर्वसनेस हो रही है। पर ठीक है, एक बार एग्जाम सेंटर में जाके बैठते हैं, वो आधा घंटा उसी देते हैं ताकि आप रिलैक्स हो जाओ। रिलैक्स हो जाओ। हाँ, उसके बाद में ठीक है, थोड़ा नॉर्मल हो गई थी मैं। वो आधा घंटा रिलैक्स होने के लिए दिया जाता है, लेकिन हम उसमें ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और ज्यादा डर जाते हैं। जी और देखिए, एग्जाम से पहले थोड़ा लगता है डर, बट वो नेचुरल होता है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अच्छा, पेपर में भी ऐसा होता है कि पेपर में जब आपने पेपर सॉल्व किया होगा, तो पेपर सॉल्व करने के बाद कुछ क्वेश्चन जल्दी मिलते हैं, कुछ क्वेश्चन मिलते नहीं है, आधा आधा घंटे तक क्वेश्चन नहीं मिलते। जी क्या ये आपके साथ भी हुआ था? जी सर, हुआ था। मैं ऐसा हो गया था कि बी पार्ट, मैंने सोचा पहले सी पार्ट करती हूँ मैं। हाँ। 25 क्वेश्चन का मेरा टारगेट था, लेकिन है ना, उसमें मेरे को कुछ, मैंने टेबल्स वाले, कुछ ग्राफ्स के ऐसे एनालिटिकल हाँ। क्वेश्चन वो ढूंढे मैंने, लेकिन फिर मेरे क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं हो रहे थे। फिर मेरे को ऐसा हो गया, मैं अब क्वेश्चन गए कहाँ, मुझे मिल क्यों नहीं रहे। तो फिर मैंने बी पार्ट किया, फिर ए पार्ट किया, फिर लास्ट में आधा घंटा और दिया मैंने उन क्वेश्चंस को, हाँ, तो तो वो मिल गया था धीरे उसमें। धीरे सब मिलते हैं क्वेश्चंस। जी बस आपको रिलैक्स, थोड़ा सा शांत रहना है, कूल रहना है, काम रहना है, और आपको वेट करना है क्वेश्चंस का। क्वेश्चन सारे आ जाएंगे, सामने आ जाते, बस आपको वेट करना है। क्या होता है, जब क्वेश्चन नहीं मिलते तो हम पैनिक हो जाते, जी हमें लगता है हमें ही क्वेश्चन नहीं मिल रहे, क्या बाकी लोगों को मिल रहे, मुझे नहीं मिल रहे। तो वो एक, फिर वो क्या हो जाता है, हम एक स्ट्रेस में आ जाते हैं, और फिर स्ट्रेस में क्या होता है, गलतियां भी ज्यादा होती है। जी सर। इसलिए स्ट्रेस नहीं लेना है, क्वेश्चन धीरे धीरे मिलेंगे। और जैसे प्रियंका, हम ये देखते हैं ना कि जब आप एग्जाम में भी जाते हो, तो भी एग्जाम में आपका माइंड बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। जी सर। हाँ, क्योंकि मन से हारे हारे, मन से जीते जीते। जी वैसे ही आप घर पे बैठे हो, तो घर पे प्रिपरेशन करते समय, पढ़ाई करते समय भी आपका माइंड पॉजिटिव होना चाहिए, जी सर। आप मोटिवेटेड होनी चाहिए। लेकिन ये जो मोटिवेशन कंटिन्यूसली रहना बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि जी सर। डेली मोटिवेशन रहना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो क्या आप मोटिवेशन, कैसे मोटिवेटेड रहते थे? पढ़ाई के लिए तो मोटिवेट रहना बहुत डिफिकल्ट बात है। सर, मैंने ये सोचा था कि मेरा लास्ट चांस है, इसके बाद में मुझे चांस नहीं मिलेगा कहीं भी। अगर मेरे को मेरी लाइफ अच्छी बनानी है, तो मुझे इसी में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और मेन चीज आईएफएस ज्वाइन किया, ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था एक वैसे। हाँ। तो आईएफएस से तो सिलेक्शन पक्का है, जी तो ये तो टर्निंग पॉइंट है ही। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या कि एक मोटिवेशन ये है कि अपने मम्मी पापा है, जी हाँ, उनके ड्रीम से, हाँ, और एक पर्पज अपने लाइफ का, अपना गोल हमेशा याद रखना है। और हमेशा ही, जैसे प्रियंका है, सारे स्टूडेंट है,
कि जब वो टीचर से भी मिलते हैं ना तो भी वो पॉजिटिव हो जाते हैं कि हाँ हमारे टीचर से, तो आपको उनसे मोटिवेशन मिलेगा। तो इसलिए हमेशा याद रखना है कि कभी भी आपको मोटिवेशन चाहिए तो अपने पर्पस को देखो, मम्मी पापा है, टीचर से, और पढ़ाई करते रहो। और कभी कभी नहीं हुई पढ़ाई तो फिर घूमो, मस्त घूमने के लिए जाओ, गार्डन में जाओ, मस्त चाय पीने के लिए जाओ बाहर। स्ट्रेस कम करना है। स्ट्रेस वैसे कम कैसे कम किया था प्रियंका? स्ट्रेस तो जब मुझे स्ट्रेस होता तो मैं, एक तो मेरा मेन होता कि मैं मंदिर जाना बहुत पसंद करती हूँ, तो मैं मंदिर चली जाती थी, या फिर मैं मेरी मम्मी के पास बैठ के ना थोड़ी बातें कर लेती थी ना, उससे मेरा स्ट्रेस दूर हो जाता था वैसे। यस, तो ये बहुत अच्छा है कि मम्मी के साथ बातें करो, पापा के साथ बातें करो, या योगा करो, बैडमिंटन खेलो, क्रिकेट खेलो, क्योंकि उससे क्या हो जाता है हम फिर से फ्रेश हो जाते हैं और हम पॉजिटिव हो जाते हैं, और उससे हमारा पढ़ाई होना स्टार्ट हो जाता है। वैसे प्रियंका अब हम क्या करते हैं, रैपिड फायर राउंड लेते हैं। जी सर। हाँ? तो अभी फास्ट फास्ट बस आंसर देने, रैपिड, और बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। जी। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन कि अभी सीएसआर के लाइफ साइंस में इतने यूनिट से, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 13 एप्टीट्यूड, आपको सबसे डिफिकल्ट यूनिट कौन सा लगता है? प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी कैसे? मुझे आज तक शुरुआत से वो कभी याद ही नहीं हुई। मैं 11th-12th में भी मैंने जो पढ़ा था ना, मुझे वो कुछ समझ में ही नहीं आता था, पता नहीं क्यों नहीं आता था। तो मेरा डर बैठ चुका है कि मुझे प्लांट फिजियो नहीं होती मेरे से। तो और सबसे सिंपल यूनिट कौन सी लगती है? अप्लाइड और बायोकेमिस्ट्री, ये वाली जो यूनिट्स थी वो मुझे काफी अच्छी लगती थी। अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री, और बायोकेमिस्ट्री तो बाकी सब लोग डरते हैं, हमारे सारे स्टूडेंट जो बायोकेमिस्ट्री सुनते ही चक्कर विक्कर आने लगते हैं कि बायोकेमिस्ट्री। और फेवरेट कैसे बन गई मतलब? क्योंकि सर उसमें थोड़ा न्यूमेरिकल वाला पार्ट होता है ना, तो मुझे न्यूमेरिकल्स वगैरह पसंद है, तो इसीलिए तो एंजॉय करते हैं बायोकेमिस्ट्री, फेवरेट बन गया। और वैसे आईएफएस में तो सभी टॉपिक फेवरेट बन जाते हैं। आईएफएस में सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ते, सब लोग अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते। अब वैसे सीएसआर में हमारे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी होता है। सबसे पहले कौन सा पार्ट सॉल्व करते हैं? पार्ट ए। पार्ट ए कोशिश करती हूँ पार्ट ए करूँ, लेकिन फिर ये पार्ट सी या पार्ट ए में से कोई एक करती हूँ। बी को मैं पहले हाथ नहीं लगाती, उससे डर लगता है मुझे। और सबसे डिफिकल्ट पार्ट कौन सा लगता है? बी। बी लगता है, क्योंकि वो डायरेक्ट गलत हो जाता है, या तो सही होता है या गलत होता है। यस, क्योंकि पार्ट बी इंफॉर्मेटिव होता है और उसमें बहुत मतलब कंसेप्ट एकदम मतलब क्या हो, नैरो क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, तो उनको सॉल्व करने तो आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, अदरवाइज उसको सॉल्व नहीं कर सकते, उसको स्किप करना पड़ता है। अब जैसे हम ये देखते हैं ना कि सीएसआर के प्रिपरेशन करते समय कि बहुत बार हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, लेकिन सबसे ज्यादा डर स्टूडेंट को ये लगता है कि मेरा नेगेटिव ना हो जाए, नेगेटिव मार्किंग से। तो क्या आपको भी डर लगता है नेगेटिव मार्किंग से? बहुत डर लगता है नेगेटिव मार्किंग से। नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट मेरा जो था ना वो मैंने कम कर दिया था। पहले मैं अच्छा अटेम्प्ट करती थी, लेकिन नेगेटिव में सारे मार्क्स ही कट जाते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे समझा नेगेटिव क्यों हो रही है। कुछ तो वो जल्दबाजी में पढ़ने की वजह से, कुछ मैं ढंग से पढ़ती ही नहीं थी उनको, उसकी वजह से फिर धीरे धीरे नेगेटिव भी कम हो गए थे। नेगेटिव भी कम हो गए। तो अब क्योंकि नेगेटिव अगर कम करने तो आपको एक्यूरेसी बढ़ानी होगी, और उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। इसलिए नेगेटिव का तो डर सबको ही लगता है, मतलब सभी स्टूडेंट, क्योंकि फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन समझने के बाद हम ये तो डरते ही है कि इसका आंसर यही होगा क्या, कुछ अलग ही ना निकल जाए, क्योंकि सीएसआर में सी पार्ट में बहुत बार ऐसा होता है। कभी भी क्वेश्चन में कुछ भी मतलब थोड़ी भी इंफॉर्मेशन अगर मिस हो गई तो आंसर चेंज हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा डर लगता है। लेकिन याद रखना है कि नेगेटिव को कम करो और एक्यूरेसी को बढ़ाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस से, वो बेस्ट है। और वैसे हमारे सारे स्टूडेंट की जैसे हम देखते हैं कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी करते ही, उसके साथ एप्टीट्यूड का भी प्रिपरेशन करते हैं। तो क्या मतलब हमारे सारे स्टूडेंट को, वैसे तो हम लाइफ साइंस के स्टूडेंट तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन से डर लगता है, हम उससे ज्यादा दूर भागते हैं, बट क्या आपको भी क्या नेट क्वेश्चन से डर लगता है या अच्छे लगते हैं? नहीं, मुझे नेट क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं। मुझे जो लेंथी क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें ज्यादा थ्योरी होती है, बहुत ज्यादा ऐसी इंफॉर्मेशन होती है डीप वाली, वो मुझसे थोड़े कम होते हैं। हाँ, थ्योरी क्वेश्चन में, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा याद रखना पड़ता है, इसलिए। बाकी न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन तो डायरेक्ट होते आते, तो फिर डायरेक्टली क्विकली सॉल्व भी हो जाते हैं और आंसर भी करेक्ट आता है। अभी जैसे हम ये देखते हैं ना कि सीएसआर अगर एग्जाम का हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन करते समय टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितने टाइम तक प्रिपेयर कर रहे हो और आपका
रिवीजन कब कितना टाइम करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कितने टाइम करना है। जी। अभी जैसे प्रियंका अगला एग्जाम जैसे जून में या जुलाई में हो सकता है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट है कि जो हमारे यूट्यूब फैमिली के भी है और हमारे IFS फैमिली के भी है कि जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अभी जो टाइम बचा है अराउंड 2 to 3 months, क्या वो सफिशिएंट है क्या एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए? हाँ, सफिशिएंट है ये टाइम तो, क्योंकि कुछ टॉपिक्स हमने बचपन से पढ़े हैं, तो जो टॉपिक तुम्हें पहले से थोड़े थोड़े आते हैं ना, बस उन्हीं को रिवीजन करो, उन्हीं के क्वेश्चंस करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और एप्टीट्यूड तो छोड़ना मत, एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो ऐसे प्रियंका हमारे स्टूडेंट के लिए कुछ टिप्स है क्या कि 2 to 3 months में आप इतने अच्छे से अगर ये मेंटेन करोगे, ऐसे प्रिपरेशन करोगे तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा? हाँ, वही जो मैंने अभी पहले बोला कि जो टॉपिक पढ़ा हुआ है वही पढ़ो, नया मत शुरू करो, कि अभी नया करके फिर ख़त्म करना उसको बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जो पढ़ा हुआ है उसी को रिवीजन करो, उसी के शॉर्ट नोट्स बनाओ, वन लाइनर्स, ऐसे थोड़ी बहुत ट्रिक्स होती है यूट्यूब पे मिल जाती है, वो वाली ट्रिक्स, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन कर लो, जिससे कैसे सॉल्व करना वो हो जाता है। बहुत सारे बच्चों का होता है, 2-3 महीनों में हो जाता है। हाँ, 2 to 3 months सफिशिएंट है। आप बस खुद के ऊपर बिलीव करो सबसे पहले, क्या कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। और दूसरा, आज से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। अगर आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, डेली के डेली आप मिनिमम 2 घंटे प्रिपरेशन रिवीजन और 2 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो सफिशिएंट है, आपका 100% श्योर रिजल्ट आ जाएगा। और कंटिन्यूस, बस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंसिस्टेंसी ये की होता है। और वैसे प्रियंका, अगर हमारे सारे स्टूडेंट अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अब अगर सपोज प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या रिविजन्स के साथ साथ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं? हाँ, रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे सुबह के 2-3 घंटे तुमने रिवाइज कर लिया कोई, और उसके बाद में शाम को तुमने 2-3 घंटे क्वेश्चंस लगा लिए, और फिर कुछ ऐसे एप्टीट्यूड देख लिया रोज का 1 घंटा, तो ये इनफ है। ये इनफ है। तो देखिए मतलब, और जो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अगर हमने आज रिवीजन किए कोई टॉपिक के, जैसे बायोकेमिस्ट्री रिवीजन किए, तो क्या टॉपिक के साथ साथ ही सारे उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करने चाहिए या क्वेश्चन को बाद में कर सकते हैं? हाँ, मतलब मेरे हिसाब से तो साथ साथ करोगे तो उसका बेनिफिट ज़्यादा रहेगा। जैसे बायोमोलिक्यूल किया आज, और उसके साथ थोड़ा न्यूमेरिकल वाला पार्ट किया, तो उसके शाम को सारे क्वेश्चन लगा लो, फिर आगे से तुम वो स्टार्ट करो टॉपिक, मेटाबॉलिज्म वगैरह, काइनेटिक्स, फिर शुरू करो, फिर उसके क्वेश्चंस लगाओ। ये वाला ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है मेरे अकॉर्डिंग। मतलब आप टॉपिक के साथ क्वेश्चन, टॉपिक के साथ क्वेश्चन, साथ साथ क्वेश्चन हो जाते हैं तो टॉपिक एकदम क्लियर हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांगली होते, एकदम आप मास्टर बनते हो कॉन्सेप्ट में, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आपको मजा आता है क्योंकि अभी टॉपिक पढ़ा हुआ है और क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाते हैं। और प्रियंका, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो इंफॉर्मेटिव होते हैं, जैसे डाइवर्सिटी, या बहुत सारे जीन्स के नाम होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट नेम्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव टॉपिक को आपने कैसे प्रिपेयर किया था? सर, मैंने उन टॉपिक को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मुझे पता था मैं इनमें इनको याद करने में टाइम लगाऊंगी तो फिर वो टाइम एक तरह से मैं उसको ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती थी। इसलिए मैंने वो क्वेश्चन किए जो मुझे पहले से, वो टॉपिक्स के जो मुझे पहले से अच्छे से आते थे, जैसे बायोकेमिस्ट्री हो गया, मॉल बायो, सेल सिग्नलिंग, डेवलपमेंटल बायो, ये मुझे अच्छे से समझ में आ रखे थे, तो मैंने उन्हीं को रिवीजन किया। डाइवर्सिटी एक बार पढ़ ली थी, और उससे 1-2 क्वेश्चन मेरे हो भी गए थे, लेकिन ज़्यादा मैं उसको नहीं पढ़ पाई थी। यस, तो मतलब ये क्लियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो आता है उसको आपको अच्छे से करना है, और जो सपोज कोई टॉपिक आपको नहीं आ रहा है, वो डिफिकल्ट जा रहा है, तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एंड रिजल्ट जितना आप प्रिपेयर करते हो उससे आ जाता है, वो सफिशिएंट है। बस आपको स्मार्ट बनना है कि जो आता है उसमें क्लैरिटी हो कि ये आएगा तो ये इसके क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा, और जो नहीं आता है उसके क्वेश्चन को दिमाग ही नहीं लगाना है, उसको स्किप कर देना है। जी। यस। और वैसे प्रियंका, हम ये देखते हैं कि CSR एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप सी पार्ट में 75 में से 25 क्वेश्चन कितने अच्छे से सिलेक्ट करते हो। तो ये सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन अगर हमारे स्टूडेंट का अच्छा करना है तो उन्होंने किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए? उसके लिए तो मेरे हिसाब से तो सबसे पहले क्वेश्चन वो सेलेक्ट करनी चाहिए जो कि ज़्यादा लेंदी नहीं हो, कि जो डायरेक्ट देखने से हमें थोड़ा सा दिमाग लगाने से समझ में आ जाए। जैसे ग्राफ के क्वेश्चंस होते हैं, ये एंजाइम्स के क्वेश्चंस होते हैं, और कुछ न्यूमेरिकल्स हो गए, या फिर कुछ डायरेक्ट जेल वाले क्वेश्चंस आते हैं, जो वो वाले क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करो, उसके बाद में थ्योरी पे जाओ, जिसपे कुछ कुछ तो थ्योरी के आंसर्स होते हैं वो उसके क्वेश्चन में ही दिए हुए होते हैं, बस उसको अच्छे से समझना होता है।
तो फिर पहले वो वाले क्वेश्चंस करो, उसके बाद में उन क्वेश्चंस पे जाओ, तो हो जाता है क्वेश्चंस। यस, तो मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आप सिलेक्शन को बेटर कर सकते हैं। एंड जी। ये बहुत मतलब ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप बेटर बनोगे, जी। उतने क्वेश्चन आपके अच्छे से सिलेक्ट होंगे और वो सही भी हो जाएंगे। और CSIR में अगर आप अच्छे से क्वेश्चन सिलेक्ट करते हो तो आपका रिजल्ट अपने आप आ जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल ये हमारा डिस्कशन रहा प्रियंका। आपने हमारे सारे स्टूडेंट को इतने अच्छे से मोटिवेट भी किया, इतने अच्छे से गाइड किया, इतने सारे डाउट्स जो है हमारे क्लियर किए। तो इसलिए हमारे सारे स्टूडेंट एंड पूरे IFS फैमिली की तरफ से आपका थैंक यू सो मच कि आपने इतने अच्छे से हमें गाइड किया। एंड वंस अगेन कि हमारे सारे स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब फैमिली के स्टूडेंट, IFS फैमिली के सारे स्टूडेंट, हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। यस, तो हम बहुत खुश है कि हमारे क्लासरूम की स्टूडेंट है प्रियंका, और प्रियंका का इतना अच्छा रिजल्ट आया। सो थैंक यू ऑल। और आप सब भी, आपको कैसे लगा ये सेशन आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके जो भी डाउट्स होंगे आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू।